आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है हॉस्पिटल की वो रात। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। यह जिंदगी बहुत ही अजीब है। किस मोड़ पर हमें क्या दिखा दे कुछ मालूम नहीं। सुबह घर से निकलते हैं, शाम को लौटेंगे पता नहीं होता। यह जिंदगी हमें हर मोड़ पर आजमाती है कि हम कितने पानी में हैं। ऐसा ही एक किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं संजय आज आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, यह घटना मेरे साथ आज से 5 साल पहले घटित हुई। उस वक्त मैं इस वाक़ये से बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसे यह बात बताऊं। उस वक्त तो मैं यह बात किसी से नहीं कह पाया कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन आज मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं। उस दिन मैं अपनी बाइक पर सवार हो घर की ओर लौट रहा था। मैं घर पहुंचने ही वाला था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजती है। मैंने रुक कर देखा तो मेरे दोस्त रिंकू का फ़ोन आ रहा था। मैंने फ़ोन उठाया तो आगे से रिंकू बहुत ही परेशान और घबराया हुआ लग रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि इसे क्या हुआ है, तो मुझे भी थोड़ी चिंता हुई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो उसने रोंदे हुए गले से कहा कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। उसकी ये बात सुनते ही मैं भी घबरा गया। फिर मैंने जल्दी से बाइक मोड़ी और हॉस्पिटल की ओर निकल गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो उस वक्त तक शाम के 5 बज चुके थे। मैंने अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी की और रिंकू को फ़ोन मिलाने लगा, लेकिन उसका फ़ोन व्यस्त चल रहा था। तो ऐसे में मैं आगे बढ़ हॉस्पिटल के अंदर चला गया। हॉस्पिटल का माहौल बड़ा ही अजीब सा था। हर तरफ दवाइयों और सीलन की गंध आ रही थी जो मुझे परेशान कर रही थी, और ऊपर से चारों तरफ दिखते बीमार लोग जिन्हें देख एक अजीब सा एहसास हो रहा था। चारों ओर नकारात्मकता ही फैली हुई थी। ऐसे में किसी का भी मन उदास और विचलित हो जाए। मेरी आंखें यहाँ वहाँ बस रिंकू को ही खोज रही थी। मैं रिंकू को ढूंढ ही रहा था कि मेरा फ़ोन बजा। मैंने अपनी जेब से जब फ़ोन निकाला तो मैंने देखा कि रिंकू का ही फ़ोन आ रहा है। मैंने फ़ोन उठाया तो रिंकू ने मुझे 6 नंबर बिल्डिंग की 3री मंजिल पर आने को कहा। मैं जब उस बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो उसकी हालत देख उसके अंदर जाने का मन नहीं हुआ। हर तरफ सीलन, दीवार से उतरती पपड़ी। वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी और जर्जर हालत में लग रही थी, और वहाँ साफ सफाई भी कोई खास नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर उसके अंदर दाखिल हुआ। मैं सीढ़ियों से होते हुए 3री मंजिल पर पहुंचा। वह बिल्डिंग की आखिरी मंजिल थी। अब मुझे बस 66 नंबर हॉल को ही ढूंढना बाकी था, जो कि उस मंजिल पर ही था। मैं कमरों की गिनती करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी मैं एक बूढ़े से टकराने से बाल बाल बचा। उस बूढ़े ने बैसाखी ले रखी थी जिसके सहारे वो धीरे धीरे चल रहा था। जब मैं वहाँ रुका तो वह मुझे ही घूरने लगा, जैसे कि मैंने यहाँ आकर कोई गलती कर दी हो। उसकी आंखों से गुस्सा साफ साफ झलक रहा था, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ गया और मुझे 66 नंबर हॉल भी मिल गया। मैं जैसे ही उस हॉल के अंदर दाखिल हुआ तो लास्ट कोने में रिंकू एक बेड के पास खड़ा हुआ मुझे दिखाई दिया। वो बहुत ही दुखी और परेशान लग रहा था। दरअसल उसके बड़े भाई को चोट लगी थी, तो ऐसे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
मैं उसके पास गया और दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे देख वो थोड़ा भावुक सा हो गया। मैंने उससे पूछा कि अब हालत कैसी है, तो उसने बताया कि अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक होश नहीं आया है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, होश आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। उसके परिवार के काफ़ी लोग भी वहाँ आए हुए थे, तो ऐसे में मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुका और रिंकू के साथ बाहर आ गया ताकि उसका मन भी कुछ हल्का हो सके। मैं रात के 9 बजे तक वहीं था और अब मुझे लगा कि मुझे घर चलना चाहिए, तो मैं रिंकू के पास गया और उससे कहा कि मुझे अब चलना चाहिए। तो उसने कहा कि तुम आज रात मेरे पास ही रुक जाओ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इन हालातों में क्या करूं। तुम रहोगे तो थोड़ा हौसला रहेगा मुझे। मैं वहाँ रुकना तो नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हर तरफ फैली दवाइयों और सीलन की गंध मुझे परेशान किए हुए थी। मैं जल्द से जल्द वहाँ से बस निकलना चाहता था, लेकिन रिंकू को इस हालात में अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। मेरे पास वहाँ रुकने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। मैंने घर पर फ़ोन किया और बताया कि मैं आज रात घर नहीं आ पाऊँगा। धीरे धीरे रात भी गहराने लगी थी। चारों तरफ खामोशी का मंजर था। पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा पसरा पड़ा था। लगभग हॉस्पिटल का स्टाफ जा चुका था। कुछ एक डॉक्टर और नर्सेस ही वहाँ रुके हुए थे, जिनकी रात की ड्यूटी थी। रात को यह हॉस्पिटल और भी डरावना और भयानक हो जाता है। हम दोनों दोस्त देर रात तक बातें करते रहे। रात के करीब 12 बजे रिंकू को नींद आने लगी तो वह हॉल के बाहर रखे बैठने वाले बेंच पर ही लेट गया और उसे वहाँ नींद भी आ गई। मैं उसके पास ही बैठा हुआ था। उस माहौल में नींद मेरे आसपास भी नहीं थी। मैं भी उसी के पास वाले बेंच पर सोने के लिए लेट गया, लेकिन वहाँ नींद आना मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैं लेटा रहा। कुछ पल बाद एक आवाज़ ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। जब मैंने उठकर देखा तो एक चिड़िया खिड़की पर लगे कांच पर चोट मार रही थी। मैं उठ बैठा और उसे देखने लगा। वो उड़ती और उस कांच पर जाकर चोट करती। वो लगातार उस पर वार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कांच उसका कोई दुश्मन हो और वो चिड़िया उस पर अपना पूरा गुस्सा निकाल रही थी। एक बार फिर उस चिड़िया ने उड़ान भरी और उस कांच पर वार किया, लेकिन इस बार वह कांच से टकराकर नीचे गिर गई। मैं उठा और देखने की कोशिश करने लगा कि क्या हुआ है। मैं जब उसके पास गया तो वह तड़प रही थी और उठकर उड़ने की कोशिश कर रही थी, पर उड़ नहीं पा रही थी। मैं आगे बढ़कर उसकी मदद करना चाहता था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो मैं सन्न रह गया। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। अचानक आए सैलाब से मैं डर गया था। मैं देखने के लिए पीछे मुड़ा कि कौन है, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो कि करीब 70 साल का रहा होगा, उसके बाल और दाढ़ी सफ़ेद थी, वो मुझे ही घूरे जा रहा था। उसने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो मैंने उसे बताया कि वो चिड़िया वहाँ पर तड़प रही है। तभी वह बीच में ही बोल पड़ा, कौन सी चिड़िया। मैं उसे बताने के लिए मुड़ा कि मैं क्या देखता हूँ कि वह चिड़िया तो वहाँ थी ही नहीं, वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। और मैं जैसे ही उस बूढ़े इंसान की ओर मुड़ा तो मैं ये देखकर दहल उठा कि उस आदमी की पुतलियाँ बिल्कुल सफ़ेद थी। यह देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पूरी तरह से घबरा गया कि ये क्या हो गया। मैं अपने कदम पीछे हटाने लगा। वो आदमी एक ही बात बार बार दोहराए जा रहा था, कौन सी चिड़िया, कौन सी चिड़िया, कौन सी चिड़िया। मैं ये देख बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं किसी तरह उसके पीछे झांक कर अपने दोस्त रिंकू को बुलाने की कोशिश कर रहा था,
पर वह बेफिक्र हो सो रहा था। मैं उसे चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ दे रहा था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। और वह बूढ़ा आदमी धीमे धीमे कदमों से मेरी ओर ही बढ़ता आ रहा था। मैं धीरे धीरे अपने कदम पीछे रख रहा था और उसे कह रहा था कि वहीं रुक जाओ, लेकिन वो मेरी ओर ही बढ़ता आ रहा था और उसकी आवाज़ भी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। और तभी अचानक मेरा पैर दीवार से टकराया। अभी तो पीछे हटने के लिए जगह भी नहीं थी कि तभी क्या होता है कि एक काली परछाई अचानक से उस आदमी के पीछे आ खड़ी होती है। उस परछाई की गहरी काली आंखों को साफ साफ देखा जा सकता था, जो मुझे ही घूरे जा रही थी। उसका वो रूप बहुत ही भयानक और रूह को कंपा देने वाला था। फिर उस परछाई ने अपना एक हाथ उठाया और उस आदमी के कंधे पर रखा और उस आदमी को तेजी के साथ खींचकर उस हॉल में ले गई जहां पर रिंकू का भाई एडमिट था। मैं तेजी से उस हॉल की ओर भागा और जैसे ही मैंने उस हॉल का दरवाज़ा खोला तो मैं क्या देखता हूँ कि वह परछाई रिंकू के भाई के बेड के पास ही खड़ी हुई है और मुझे ही देखे जा रही है, पर वह आदमी वहाँ नहीं था। तभी अचानक वह तेजी से मेरी ओर बढ़ी। अचानक झटके से मेरी आँख खुली। वो एक सपना था। मैं पसीने से भीगा उठा। मेरी सांसें तेज थी और दिल किसी ट्रेन के इंजन की तरह भागे जा रहा था। डर के मारे मैं इधर उधर देख रहा था। मैं जाग चुका था पर खुद को अभी भी सपने में महसूस कर रहा था। तभी पास ही सो रहा रिंकू उठा और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ और यह तेरे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? मैंने हाँ में जवाब दिया और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं बताया। और फिर कहता भी क्या, यह सपना भी बड़ा अजीब सा था। मैं उठा और पानी पीने चला गया। जब मैं वापस आया तो मेरा मन बड़ा ही विचलित हो रखा था। वो सारी बातें अभी भी मेरे मन में घूम रही थी। कुछ देर वैसे ही बैठे रहने के बाद जब मन कुछ हल्का हुआ तो वापस सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद मुझे नींद भी आ गई, पर सुबह जल्दी ही रिंकू ने मुझे उठा दिया, क्योंकि उस रूम में जहाँ रिंकू का भाई एडमिट था वहाँ रात को किसी की मृत्यु हो गई थी। मैंने रिंकू से पूछा कौन है, किसकी मौत हुई है? तो उसने बताया कि एक अंकल थे जो कई दिनों से बीमार चल रहे थे, वहीं रात को गुजर गए। उनकी बॉडी ले जा रहे हैं। जब उनकी बॉडी बाहर लाई जा रही थी तभी मेरी नज़र उन पर पड़ी और यह देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि यह तो वही शख्स है जो रात मुझे सपने में दिखा था। इसका मतलब वह सब सच था। यह ख्याल मेरे मन में आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई और सांसें भी गहरी होती चली गई। इसका मतलब वह परछाई उन्हें लेने आई थी और कहीं वह मौत तो नहीं थी। यह सोचते ही मेरी रूह कांप गई कि मैंने मौत को देख लिया। तभी मुझे ख्याल आया कि वह तो रिंकू के भाई के बेड के पास भी खड़ी थी। इसका मतलब, यह सोचते ही मैं अंदर गया और रिंकू के भाई को देखने लगा। मुझे ये देख राहत मिली कि उसकी सांसें चल रही हैं। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि ये तो ठीक है, तो फिर वो यहाँ क्यों खड़ी थी? तभी मेरी नज़र पास ही के बेड पर गई। उसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। मैंने वार्ड बॉय से उसे चेक करने को कहा। पास ही बेड पर एक बुजुर्ग महिला सो रही थी। वार्ड बॉय जब उन्हें देख रहा था तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। उसके हाव भाव से मैं समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर अचानक वो उन्हें वैसा ही छोड़ बाहर की ओर भागा तो मैं समझ चुका था कि वो अब नहीं रही। इस हादसे ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इस हादसे का जिक्र मैंने किसी के आगे नहीं किया और ना ही इसके बाद मेरे मन को कभी सुकून मिला। आज भी रात को उसका एहसास मुझे सोने नहीं देता। न जाने कब वो आ जाए।
रिंकू के भाई को दोपहर तक होश आ गया था और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल भी ठीक हो गया, लेकिन मैं आज भी सुकून को तलाश रहा हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।